जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम रीजनिंग वाली सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 2 की सेकंड क्लास है आज अपनी। हमने कल क्या पढ़ा था? राजस्थान के बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो आप सभी देखिए और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। 2 नंबर पर क्या आता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश। ये कितने भूभाग पर है? 41.50%। इतने भूभाग पर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि हम्मादा हो गया, इर्ग हो गया, रेग हो गया। ये मरुस्थल के प्रकार हैं: पथरीला, मिश्रित, रेतीला मरुस्थल। तो सबसे पहले आता है अपना कौन सा? हम्मादा। नंबर 1 पर आता है हम्मादा। हम्मादा। हम्मादा क्या होता है? यह चट्टानी या पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल। पूरा तो हमको क्यों लिखना है कि ये जो चट्टानी और पथरीला मरुस्थल हो उसको हम्मादा कहते हैं? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम्मादा किसको बोलते हैं? चट्टानी या पथरीला मरुस्थल को हम्मादा बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इसकी स्थिति। स्थिति। ठीक है। स्थिति क्या है कि ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर क्या आ जाता है? पोकरण। इधर क्या है? फलोदी। फलोदी। और इधर क्या है? बालोतरा। ठीक है। इस भूभाग को क्या कहा जाता है? हम्मादा कहा जाता है। इसके अंदर एक संस्था की स्थापना की गई है, वो क्या है? SEEZ। ठीक है। तो सीज का मतलब क्या होता है? सोलर। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग। एनर्जी बोल दो या एनर्जी बोल दो। एनर्जी एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग। प्राइजिंग जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, इसको ऐसे लिख देते हैं। एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्थापना। स्थापना अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा। ऊर्जा निगम द्वारा। निगम निगम द्वारा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य देख लो इसका। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रसिद्ध। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रसिद्ध। उत्पादन में प्रसिद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार इतना नाप नोट कर लो। एक बार फिर से देख लो कि हम्मादा क्या होता है? चट्टानी या पथरीला मरुस्थल होता है जिसकी स्थिति क्या है? पोखरण, फलोदी और बालोतरा के जो त्रिविम त्रिभुज में जो आकृति है उसको क्या बोलते हैं? हम्मादा बोलते हैं। यहाँ पर एक संस्था की स्थापना की गई है, सीज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, जो उसकी स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई है। उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा का उत्पादन को लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे लाठी सीरीज। लाठी सीरीज। लाठी सीरीज ये क्या है? ये एक भूगर्भिक जलपट्टी है। भूगर्भिक जलपट्टी।
जलपट्टी, ठीक है। इसका विस्तार, विस्तार पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक, पोखरण से मोहनगढ़, मोहनगढ़ तक, ठीक है। इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ गांव कौन सा है? आकल गांव, आकल गांव में स्थित है। फिर यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड, आकलवुड फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क है, जहां पर एक नलकूप है, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, जिसको क्या बोला जाता है? थार का गड़ा, थार का गड़ा, क्या बोला जाता है? थार का गड़ा, ठीक है। आकलवुड फॉसिल पार्क है, जिसको क्या बोला जाता है? थार का गड़ा। ये क्या है? गोडाउन की प्रजनन स्थली, गोडाउन की प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है गोडाउन का? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, कई जगह तो मिलता है क्रायोटिस, क्रायोटिस या फिर आरडियोटिस, आरडियोटिस, नाइग्रीसेप्स। ये दोनों ही इसके नाम देखने को मिलते हैं, यानी कि ये तो समान है, या तो क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स या आरडियोटिस नाइग्रीसेप्स, ठीक है। ये आरडियोटिस है, ये तो कहां पर देखने को मिलता है? जो गूगल पर देखने को मिलता है। ये जो पहले कोई बुक है, जो अपनी वो क्या है, हरिमोहन सक्सेना, उनकी बुक है राजस्थान भूगोल, उसमें देखने को मिलता है क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स, ठीक है। इसके बाद हम जो भूगर्भिक जलपट्टी है, इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये क्या है? मोहनगढ़, मोहन, मोहनगढ़। ये क्या है? पोखरण, पोखरण, ठीक है। ये एक जलपट्टी है, जलपट्टी, जिसकी लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। और यहाँ पर ये क्या है? सेवण घास, सेवण घास। और ये यहाँ पर क्या है? ये है चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, ठीक है। 60 किलोमीटर है, जलपट्टी है, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक। इसका विस्तार मोहनगढ़, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ या फिर मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक। लंबाई हो गई 60 किलोमीटर। गांव है आकल गांव। आकलवुड फॉसिल पार्क यहीं पर स्थित है। नलकूप है यहाँ पर कौन सा? चांदन नलकूप, जिसको थार का गढ़ा बोला जाता है। गोडाउन की प्रजनन स्थली है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? क्रायोटिस या आरडियोटिस नाइग्रीसेप्स, ठीक है। जो गोडाउन है, इसको जो राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? राज्य
पक्षी, राज्य पक्षी का दर्जा मिला इसको 21 मई 1982 को, 21 मई 1982 को। ठीक है, इसके अलावा और क्या बच गया? बस और कुछ नहीं बचा। राज्य पक्षी 21 मई 1982 को, इसको नोट कर लो। अब आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा ये और लिख लो, गोडावन के उपनाम। उपनाम, उपनाम कौन कौन से हैं? सोहनचिड़ी, सोहनचिड़ी। सेकंड आ जाता है हुकना, हुकना, हुकना। थर्ड आ जाता है इंडियन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, बस्टर्ड, ये ऐसे, ये बस्टर्ड को ठीक कर लेना, बस्टर्ड बस्टर्ड। ठीक है, ऐसे ही सही है। सोनचिड़ी हो गई, हुकना हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। यहां तक क्लियर? अब आगे चलते हैं अपन। अब पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया अपन ने। नंबर 2, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या था? इसको हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं राजस्थान का। ये लो, ये क्या है अपना? राजस्थान। यहां पर जैसलमेर लगभग इधर से, ये जो भाग है ये अपना पूरा मरुस्थल है। ठीक है, जो यहां से वर्षा रेखा निकल रही है, इसको क्या बोला जाता है? इसको ऐसे बना लेते हैं, ये लो, एक इधर से वर्षा रेखा निकल रही है ये। ठीक है, एक इधर से वर्षा रेखा निकल रही है ये, और एक इसके मध्य से वर्षा रेखा निकल रही है ये कौन सी है? यहां पर लिख देता हूं, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा रेखा। और ये कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, रेखा। ठीक है, और ये कौन सी है? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो होगा पूरा मरुस्थल। ठीक है, यानी कि मरुस्थल को मैं ऐसे कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। ये अपना क्या है? मरुस्थल। अब शुष्क मरुस्थल को मैं प्लस से डिनोट कर देता हूं, ये लो, ये क्या है? शुष्क मरुस्थल। और ये क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो गई, ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो गई, ये 40 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? मरुस्थल का मार्च हो रहा है, रेगिस्तान का मार्च हो रहा है। इसलिए मरुस्थल की पहले तो सीमा क्या थी? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। लेकिन अब क्या पढ़ते हैं? मरुस्थल की पश्चिमी सीमा, सॉरी पूर्वी सीमा, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्योंकि धीरे धीरे मरुस्थल है जो इस अरावली को भी कवर कर चुका है, धीरे धीरे अरावली को भी कवर कर रहा है। इसलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। नंबर 1, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल की
पूर्वी सीमा या फिर ऐसे लिख लो, शुष्क मरुस्थल तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो वर्षा रेखा विभाजित करती है, का दो भागों में बांटती है। ठीक है। इसके बाद नंबर 2, शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तथा पश्चिमी सीमा, सीमा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है, वर्षा रेखा बनाती है। नंबर 3, संपूर्ण मरुस्थल को, संपूर्ण राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांटती है, में बांटती है। ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 क्या लिखोगे कि अर्ध शुष्क मरुस्थल या फिर मरुस्थल, मरुस्थल की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। नंबर 5, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तथा पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर? एक बार इसको नोट कर लो। अब इसको देखो, शुष्क मरुस्थल तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांट दी है। ये कौन सा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल। जिसको प्लस से कर रहे हैं वो क्या है? शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। ठीक है। माइनस वाला कौन सा है? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है। और ये पूरा ही क्या है? यानी कि यहां तक ये है मरुस्थल, ये है अरावली। अरावली में भी धीरे धीरे मरुस्थल का प्रसार हो चुका है, इसलिए मरुस्थल की पूर्वी सीमा, मरुस्थल की पूर्वी सीमा किसको मानते हैं? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को। आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि मरुस्थल की पूर्वी सीमा कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वहां पर 40, 50, 60, 70 ऐसा आ जाए, तो आपको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को करना है। क्यों करना है? क्योंकि मरुस्थल का प्रसार 50 सेंटीमीटर तक अब हो चुका है वर्तमान समय में, इसलिए आपको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करना है। यदि
ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर ना हो, ऐसा हो 20, 40, 60, 80, तो आपको 40 सेंटीमीटर करना है। यदि 50 ना हो तो फिर आपको 70 या 80 नहीं करना है। इसलिए यह आपको ध्यान रखना है। वैसे तो पहले जो मरुस्थल की पूर्वी सीमा थी वो 40 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब धीरे धीरे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसकी पूर्वी सीमा हो गई है। अब ये ध्यान से देखो, शुष्क मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल है, एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये रही 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये दो बराबर भागों में बांट रही है। एक तो ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, ठीक है, क्लियर। शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा, ये शुष्क मरुस्थल है, इसकी ये पूर्वी सीमा है। पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तथा पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा ये है, पश्चिमी सीमा कितनी है, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। यहां तक क्लियर। संपूर्ण राजस्थान को, ये संपूर्ण राजस्थान हो गया, इसको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये 50 सेंटीमीटर, ये लो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो बराबर भागों में बांट दिए, दो भागों में, इसको यहां ऐसे कर लो, दो बराबर भागों में, दो बराबर, दो बराबर भागों में बांट दिए। फिर है नंबर 4, मरुस्थल की पूर्वी सीमा, मरुस्थल की ये पूरा, अब मरुस्थल शब्द आ रहा है ना कि शुष्क अर्ध शुष्क ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ये मरुस्थल है पूरा। मरुस्थल की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। अगर यहाँ पर 50 ना देकर 40 आए तो आपको 40 सेंटीमीटर करना है। अर्ध शुष्क मरुस्थल की, अर्ध शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, क्योंकि संपूर्ण मरुस्थल की भी पूर्वी सीमा क्या है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और अर्ध शुष्क, ये अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क की भी पूर्वी सीमा ये 50 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ये नोट कर लो आप एक बार। एक बार फिर ध्यान से सुन लो, यदि 50, 40 दोनों आ जाए ऑप्शन में पूर्वी सीमा के लिए, तो आपको 50 ही करना है, क्योंकि प्रसार 50 सेंटीमीटर तक अब हो चुका है, 50 को ही सही माना जाएगा। पिछले कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें 50 ही माना था, ठीक है। और यदि 50 ना हो तो फिर आपको 40 करना है, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल, ये एक बार लिख लो आप, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल, इसका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 2,10,000, 10,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, या ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, दो 2,10,000, 10,000 वर्ग किलोमीटर, ये किसका क्षेत्रफल है, थार के मरुस्थल का। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर 640 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 300 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल 2,10,000 वर्ग किलोमीटर, और इसकी लंबाई 640, चौड़ाई 300 किलोमीटर है। पूर्ण मरुस्थल, पूर्ण मरुस्थल का है ये क्षेत्रफल, 2,10,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मरुस्थल का क्षेत्रफल हो गया राजस्थान के अंदर, थार के मरुस्थल का राजस्थान में क्षेत्रफल, राजस्थान में, ये एक ही बात है, 2,10,000, 2,10,000 वर्ग किलोमीटर, लंबाई 640, चौड़ाई 300 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको चार भागों में बांटा गया है, लिखो, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क
मरुस्थल को चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया, बांटा गया है। वो कौन कौन से चार भाग हैं? सबसे पहला आता है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, ठीक है, घग्गर बेसिन। नंबर दो पर आता है कौन सा? शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन के बाद नंबर थर्ड पर आता है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। नंबर चार पर कौन सा आता है? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन। ये चार भागों में बांट दिया है अर्ध शुष्क मरुस्थल को। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे, एक बार ये नोट कर लो आप। सबसे पहला बेसिन पढ़ेंगे अपन, कौन सा? घग्गर बेसिन। नंबर एक, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, ठीक है। ये कहां पर, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? जिले श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, सेकंड हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। यदि जिले ऐसे कैसे बने रहते हैं तो अनूपगढ़ का उत्तरी भाग, अनूपगढ़ का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। और यदि जिलों को वापस विलय कर दिया जाता है तो ये दो जिले, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। ये तीन जिले इसमें शामिल हैं। अब इससे कौन कौन से तथ्य निकल कर आते हैं? इस भूभाग में सर्वाधिक सेम की समस्या, सर्वाधिक सेम की समस्या, सर्वाधिक सेम की समस्या। सेम की समस्या क्या होती है? कि भूमि का दलदली होना, ठीक है, सेम की समस्या। इसके अलावा क्या आता है? ये दोनों, एक मिनट, सेम की समस्या उत्पन्न कैसे होती है? जो ये सेम की समस्या है, ये उत्पन्न जैसे दलदली भूमि में जल नीचे से रिसकर ऊपर आता है, जल नीचे से रिसकर ऊपर आता है, तो इसके साथ कैल्शियम आता है, कैल्शियम के कण आते हैं। जैसे ही जल भूमि की सतह पर आता है तो जल तो ऊपर वाष्पित हो जाता है और वहां पर जो कैल्शियम की सतह है, कैल्शियम की परत बन जाती है। इसकी वजह से जो मिट्टी है जो अनुपजाऊ हो जाती है, यही सेम की समस्या कहलाती है। इसका निदान, रोकथाम, सेम की समस्या का निदान, सेम की समस्या को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए जिप्सम व रॉक फास्फेट, जिप्सम व रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट डालते हैं। इस समस्या से, इस समस्या इस समस्या का सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव बडोपल, बडोपल गांव हनुमानगढ़, गांव हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़, सर्वाधिक प्रभाव बडोपल गांव हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है।
देखने को मिलता है। ठीक है। और इसका कुछ मतलब हनुमानगढ़ और कुछ श्रीगंगानगर के भागों में भी देखने को मिलता है। ये घग्गर बेसिन का जिला कहाँ पर है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। इसकी एक समस्या है यहाँ पर, सर्वाधिक सेम की समस्या देखने को मिलती है। सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम व रॉक फास्फेट डाला जाता है। इस समस्या का सर्वाधिक प्रभाव बडोपल गांव हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। सर्वाधिक देखने को मिलता है, नहीं तो वैसे तो ये लगभग जो इंदिरा गांधी नहर है उसके आसपास सभी जगह देखने को मिलती है, लेकिन सर्वाधिक बडोपल गांव में। ये नोट करो। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है नाली, नट या पाट। क्या? नाली या फिर नट या फिर पाट। ये किसको कहते हैं? जो गग्गर नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र को, यहां पर लिखो, गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को, के प्रवाह क्षेत्र को। यदि किसी को लंबी परिभाषा लिखनी है तो वो ऐसे लिख सकता है, गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को ही नाली, नट या पाठ कहते हैं। इसके बाद आता है बग्गी क्षेत्र। कौन सा? बग्गी। बग्गी क्षेत्र। बग्गी क्षेत्र ये क्या होता है? ये एक उपजाऊ क्षेत्र होता है। उपजाऊ, उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है। बग्गी क्षेत्र के नाम से कौन से जिले जाने जाते हैं? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर निकल रही है, वो तो सर्वाधिक उपजाऊ होती है यहाँ पर भूमि, इसलिए वो समस्या जो सेम की समस्या वो तो उसके आसपास ही देखने को मिलती है, वैसे दूर वो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। ये दोनों नोट कर लो। साथ में ये और लिख लो नोट डालकर, लवणीयता, लवणीयता व क्षारीयता, व क्षारीयता की सर्वाधिक समस्या। सर्वाधिक समस्या, सर्वाधिक समस्या कहां पर मिलती है? गग्गर बेसिन में। गग्गर बेसिन में मिलती है, मिलती है। ठीक है। ये और नोट कर लो। इसके बाद पढ़ते हैं हम शेखावाटी प्रदेश या बांगर प्रदेश। नंबर 2 में कौन सा आता है? शेखावाटी बेसिन। नंबर 2 शेखावाटी बेसिन। प्रमुख जिले, प्रमुख जिले सीकर, झुंझुनू। सीकर हो गया, सीकर के बाद झुंझुनू, झुंझुनू हो गया। झुंझुनू के बाद नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन। नीम का थाना, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन, कुचामन आदि। यानी कि ये वाला क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र इसमें सर्वाधिक पाई जाती है ना। इसके बाद इस प्रदेश में यानी कि शेखावटी बेसिन के अंदर यहाँ पर चूने की परत, इस बेसिन में, इस बेसिन में चूने की परत, चूने की परत पाई जाती है, परत पाई जाती है, पाई
जाने के कारण पाई जाने के कारण जल चूने की परत, इस बेसिन में चूने की परत के पाई जाने के कारण जल चूने की परत के नीचे परत के नीचे बहता रहता है, बहता रहता है। ठीक है, कल से मार्कर चेंज कर देंगे, आज आज ही आएगी ये समस्या। इसके बाद क्या आता है, शेखावटी प्रदेश में शेखावाटी प्रदेश में प्रदेश में रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी तथा वनस्पति की कमी के कारण वनस्पति की कमी के कारण दैनिक तापांतर दैनिक तापांतर कम होता है, कम नहीं अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो एक बार। शेखावाटी बेसिन प्रमुख जिले सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन आदि। इस बेसिन में चूने की परत पाई जाने के कारण जल चूने की परत के नीचे बहता रहता है। शेखावाटी प्रदेश में रेतीली मिट्टी तथा वनस्पति की कमी होने के कारण यहाँ पर दैनिक तापांतर में है जो अधिक होता है, दैनिक तापांतर में वृद्धि होती रहती है, इसलिए अधिक होता है दैनिक तापांतर। यही है शेखावाटी बेसिन के अंदर। आपको प्रमुख मुख्य रूप से ये जिले ध्यान रखने, और यहाँ पर चूने की परत पाई जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर थर्ड पर आता है नागौरी उच्च भूमि। क्या आता है नंबर थर्ड पर? नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि बेसिन, उच्च भूमि। ठीक है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर, 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर है ना। यहां पर क्या पाए जाते हैं, होंच बेल्ट, होंच बेल्ट, कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, या फिर बांका पट्टी, बांका पट्टी, जो कहां से कहां तक पाई जाती है, ये मेड़ता नागौर से। ठीक है, मेड़ता नागौर, नागौर से पुष्कर अजमेर तक, पुष्कर अजमेर तक। यहां पर क्या है कि होंच बेल्ट, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी जो मेड़ता नागौर से लेकर पुष्कर अजमेर तक पाई जाती है। यहाँ पर कुबड़ पट्टी क्यों कहा जाता है कि इसमें फ्लोराइड पाया जाता है, इसका जो पानी होता है, इस बेल्ट का पानी होता है, उसमें फ्लोराइड होने की वजह से हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, इससे कुबड़ापन आ जाता है थोड़ा शरीर में। यहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं उनमें ऐसे कुबड़ापन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको 500 कर लेना, 500। इसकी ऊंचाई 300 से 500 है समुद्र तल से, समुद्र तल से। ठीक है, ये यहां तक क्लियर, ये लिखो।
फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, एक ये भी लिख लो, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, होने के कारण इस पट्टी को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस पट्टी, पट्टी भी कहते हैं, पट्टी भी कहते हैं। ये और लिख लो, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे लूणी बेसिन, ये तो नोट कर लो। अब आगे आता है अपना लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, लूणी बेसिन नंबर 4 लास्ट, लूणी बेसिन, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र जहां पर लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है वहीं पर, जैसे अजमेर हो गया, अजमेर, नागौर, नागौर, नागौर के अलावा ब्यावर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बाड़मेर, बालोतरा। यदि जिले वापस मिल जाएं तो आपको बाड़मेर मान लेना है या फिर बालोतरा मान लेना है, ठीक है। इसके अलावा जालोर, सांचौर, सांचौर ये इसका प्रमुख क्षेत्र है। अब आपको बता दो कि नदी बेसिन होता क्या है। जैसे लूणी नदी बेसिन है ये, तो नदी बेसिन, नदी बेसिन, नदी बेसिन होता है, एक तो प्रमुख नदी होती है, एक प्रमुख नदी तथा उसकी सहायक नदी, तथा उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी, नदी। यानी कि एक तो प्रमुख नदी होगी जैसे लूणी, और बाकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां होती हैं, उनका जो बहाव क्षेत्र है उसी को क्या बोलते हैं, लूणी नदी बेसिन। जैसे इसकी सहायक नदी कौन सी है, जैसे लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, बांडी, ये कई 8 नदियां हैं इसकी, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब इसको नोट कर लो आप, साथ साथ ये भी लिख लो कि इस क्षेत्र, इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां बालोतरा, बालोतरा में स्थित पीपलूद, बालोतरा में स्थित, स्थित पीपलूद, बालोतरा में स्थित पीपलूद में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा होने की वजह से, होने की वजह से या कारण, होने के कारण मरुस्थल का माउंट आबू, मरुस्थल का माउंट आबू बोलते हैं, माउंट आबू कहते हैं, आबू कहते हैं, कहते हैं। ये यहां तक क्लियर, इसको और लिख लो। इसके बाद लिखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपोर्टेंट फैक्ट, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला आता है नखलिस्तान, नखलिस्तान, नखलिस्तान किसको बोलते हैं, जो भी मरुस्थल में कोई झील होती है उसके चारों तरफ जो हरियाली का क्षेत्र होता है उसको नखलिस्तान बोलते हैं। ऐसा एक ही उदाहरण है जो अपने बीकानेर में, वो है कौन सी, कोलायत झील, वो नखलिस्तान का उदाहरण है। मरुस्थल में स्थित झील, स्थित झील के चारों, झील
के चारों ओर चारों ओर हरियाली हरियाली, उसे नखलिस्तान कहते हैं। नखलिस्तान कहते हैं कहते हैं। एग्जाम्पल, कोलायत कोलायत झील। झील कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। फिर आता है अपना क्या, बालसन। नंबर 2 पर क्या आता है? बालसन। बालसन क्या होता है? बालसन यानी कि जो मैदानी क्षेत्रों में, मैदान वाले क्षेत्र होते हैं जैसे रेगिस्तान में, तो वहां पर दो दो पहाड़ियों के मध्य जो जल इकट्ठा हो जाता है, जैसे दो पर्वतीय क्षेत्रों में, दो पर्वतीय क्षेत्रों में बनी अस्थायी झील, बनी अस्थायी झील, अस्थायी झील को बालसन कहते हैं। बालसन कहते हैं। बालसन कहते हैं। जैसे कि जैसे बारिश हो रही है, तो इधर भी कोई पहाड़ है और इधर भी कोई पहाड़ है, इसके जो बीच में ये जल भर जाता है ना, इसको बोलते हैं बालसन। बालसन। और जो ये सूख जाती है, बालसन को सूखने का, बालसन को सूख सूखने पर बजादा बन जाता है। बजादा बजादा बन जाता है। बन जाता है। यानी कि जो ये पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में जो ये झील है, ये सूख जाती है, उसको क्या कहते हैं? बजादा। जो पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य आके पानी अस्थायी झील बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बालसन। फिर आती है नखलिस्तान। मरुस्थल में स्थित कोई झील जिसके चारों तरफ हरियाली हो, उसको क्या बोलते हैं? नखलिस्तान। जैसे कोलायत झील बीकानेर में है, उसके चारों तरफ हरियाली है, इसलिए उसको नखलिस्तान बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। अब आगे चलते हैं। तीन बात और ध्यान रखनी है आपको। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार, इसरो की 2007 रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार अनुसार और एक सेकंड कौन सी है? राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र के क्षेत्रफल के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, अनुसार, ठीक है। तो इसरो की रिपोर्ट के अनुसार 2007 में जो इसरो ने रिपोर्ट दी थी, उसके अनुसार राजस्थान में 67% भाग पर मरुस्थल है। मरुस्थल है। और जो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार 61.11% भाग पर मरुस्थल है। मरुस्थल है, ठीक है। एक थर्ड बात आपको क्या रखनी है ध्यान में, अरावली के पश्चिम में, पश्चिम में 58% मरुस्थल है। मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम में 58% भाग पर मरुस्थल है, ठीक है। नंबर 4 बात, श्री गंगानगर से बाड़मेर तक के क्षेत्र को, क्षेत्र को महान मरुस्थल कहते हैं। महान मरुस्थल कहते हैं। महान मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। ये अपना कौन सा कंप्लीट हो गया? राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश। जो थार का मरुस्थल था, मरुस्थलीय प्रदेश, ये अपना कंप्लीट हो गया। जो 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया था, वो एक भौतिक प्रदेश अपना कंप्लीट हो चुका है। कल पढ़ेंगे हम अरावली प्रदेश। तो साथियों, आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला,
इसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को इनसे संबंधित। और यही नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और यदि आपको कुछ पूछना है तो 98 87 46 57 20 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि आपको कुछ भी पूछना हो। और यदि आपको कुछ छोटा ही आंसर पूछना हो, यानी कि छोटी बात हाँ ना में जवाब लेना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।